सभी आमंत्रित हमारे माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता आज के उद्घाटन सत्र के हमारे बीच में विराजमान है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में परंपरागत वैद्य के रूप में प्रसिद्ध और जो हमारा पहला सत्र था कल का उद्घाटन और प्रमुख वक्ता विशिष्ट वक्ताओं का, वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर आधारित थी। वो भारतीय उपचार पद्धतियों का विश्लेषण, परीक्षण और उसके साथ साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक तकनीकों से उनको हम कैसे प्रमाणित करें, उस पर आधारित था। लेकिन आज का हमारा जो सत्र है ये विशिष्ट प्रकार का सत्र है। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के किसी परीक्षण की जरूरत नहीं, वन परीक्षण हमारा स्वयं का शरीर है, हमारी स्वयं की अनुभूतियां हैं, हमारे स्वयं के अपने अनुभव हैं और उस कला में पारंगत हैं। हमारे आज के बहुत महत्वपूर्ण वक्ता आदरणीय वैद्य राजेश कपूर जी, जो सोलन हिमाचल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। आपने मानव शरीर को ही मशीन बनाकर उसके परीक्षण और विभिन्न प्रकार की प्राचीन जड़ी बूटियां, प्राचीन उपचार के तरीके और प्राचीन जो कलाएं हैं, विधाएं हैं स्वास्थ्य की, कि व्यक्ति किस प्रकार आरोग्य और स्वस्थ रह सकता है, इसका जीता आपका जीवन और आपका रहन सहन, आपकी जीवन शैली उसका प्रमाण है। आप इस बात को प्रतिपादित करते हैं, जिस बात को प्रतिपादित करते हैं उसमें जीते हैं और इस तरीके से आपका ये योगदान है भारतीय परंपरागत उपचार पद्धतियों के लिए, भारतीय जीवन शैली, भारतीय व्यवस्था, भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कारों के लिए। श्रद्धेय कपूर साहब, आपका जीवन भारतीयता का प्रतीक है और हमें गर्व है कि आप आज के आधुनिक समय में भी प्राचीन भारतीय मूल्यों, प्राचीन भारतीय परंपराओं और प्राचीन भारतीय जीवन शैली को जगाए हुए हैं, जिंदा किए हुए हैं। प्राचीन भारतीय अध्येता, प्राचीन भारतीय जीवन शैली को सीखने वाले आपके पास आते हैं और आप उन्हें शहर ये ज्ञान देते हैं। उसके साथ साथ आपका योगदान भारतीय जड़ी बूटियों, हमारे प्राचीन जो लुप्त विद्याएं हैं, उन लुप्त विद्याओं को पुनर्जीवित करना, उनका जहां भी जिस देश के जिस हिस्से में भी है वहां जाना, और इस अवस्था में, इस आयु में भी आपका जो युवकों के समान उत्साह है इन नई चीजों को समझने का, जानने का, वो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। आप हिमाचल प्रदेश की जो जड़ी बूटी संवर्धन समिति है उसके सदस्य रह चुके हैं। जड़ी बूटियों पर आपका बहुत अगाध ज्ञान है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा हमारे राज्य के उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए कि बहुत शीघ्र ऐसी संभावना है कि आप देवभूमि उत्तराखंड में भी आपकी सेवाएं और आपके ज्ञान को किसी न किसी रूप में, जो परंपरागत ज्ञान है, जो परंपरागत कौशल है, उसको कैसे पुनर्जीवित उत्तराखंड में किया जाए, शासकीय स्तर पर भी आपके जुड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। और हम भी स्वयं अपने स्तर पर विद्यार्थियों में, जो वहां की जनता है, प्रवासी हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें ये कौशल विकास करने के लिए कुछ कौशल विकास के पाठ्यक्रम आपके सहयोग से संचालित करें। मैं बहुत लंबा समय ना लेकर, हमारा चूंकि प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है तकनीकी कारणों से, तो ये प्रोग्राम लेट जाएगा। तो और उसके साथ साथ हमारे बीच में जो विद्यमान हैं डॉक्टर सुनील जोशी जी, प्रख्यात मर्म चिकित्सक, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, जिन्होंने भी मर्म चिकित्सा को पुनर्जीवित किया है। जो सुश्रुत और चरक संहिता में मर्म चिकित्सा थी, आपने उसको पुनर्जीवित किया है। और आपकी यही विशेषता है कि जिस प्रकार चरक और सुश्रुत परंपरा के आप संवाहक हैं, और आपने जिस प्रकार उन्होंने सहज और बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लोभ और आकर्षण के इस ज्ञान का जो प्रतिपादन किया चरक से सुश्रुत ने, उसी प्रकार आप अपने इस मर्म के ज्ञान के माध्यम से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी धन के आप इस कार्य को कर रहे हैं, हमारे बीच में आए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है।
वैद्य राजेश कपूर जी के बाद आपके ज्ञान से हम लाभान्वित होंगे कोरोना के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने परंपरागत वैद्य माननीय श्री राजेश कपूर जी का। जी नमस्कार सबको, प्रणाम। न तो हम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम, कामये दुख तप्ताराम प्राणिनाम आर्तनाशनम। मैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी का हृदय से आभारी हूँ कि आप सब विद्वान लोगों से मुझे संबोधित होने का, संपर्क करने का अवसर मिला। आप ही ने, मुझे कहा जाए तो मेरी खोज आप ही ने की है और यहाँ तक आप तक मुझे पहुंचाया। हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर पूज्य योगी भारतभूषण जी महाराज, हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री भगवती प्रसाद जी, हमारे यहाँ उपस्थित आदरणीय माननीय प्रोफेसर बिष्ट जी, माननीय कुलपति जोशी जी, माननीय कुलपति ओपी नेगी जी, और यहाँ पे उपस्थित संचालक डॉक्टर ललित तिवारी जी, डॉक्टर भनु जोशी जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वान गण, मेरे लिए आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य, मैं फिर से कहूंगा, डॉक्टर गुप्ता जी के कारण मिला है। तो मैं, जो मुझे विषय दिया गया है, जो कोरोना के बारे में चैतन्य भंडारी जी ने, डॉक्टर भंडारी जी ने कहा, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी और उनके मन की एक ही है, और मुझे लगता है जो उन्होंने कहा, हम सबके मन की बातें बहुत कुछ ऐसी हैं जो उन्होंने कह दिया, मुख से शब्द उनके निकले, बात हम सबके मन की उन्होंने कह दी। तो बहुत हम लोग उनसे सहमत हैं। तो वहीं से मैं आगे बढ़ाने के लिए बात करता हूँ। मैं पारंपरिक, जैसा कि बताया गया, चिकित्सक हूँ, और पारंपरिक चिकित्सकों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि उनके शोध पत्र छप जाएं। मेरे ऊपर कुछ ऐसी प्रभु कृपा रही कि मेरे कुछ शोध पत्र छपते रहे और मुझे अच्छे विद्वान लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलता रहा। मूलभूत तो मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, पर जब देश की सारी समस्याओं की चिंता हुई, जो चिकित्सा से जुड़ना, गाय से जुड़ना मेरी मजबूरी बन गई, और फिर प्रभु ने उसमें थोड़ा यश भी दिया, और आप जैसे सब विद्वान लोग मिले, उसी को मैं आगे बढ़ाता। अब एक मोटी बात आप समझ लीजिए, हम सब समझते हैं, मैं केवल उसको रेखांकित कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप लोग उसको जानते नहीं। ये जो वायरस है, जो विषाणु है, ये कीटाणु है, रोगाणु है, कुछ नई तरह के भी आ गए हैं, पर जितने पुराने समय से आज तक रोगाणु है, कुछ ज्यादा उनके चरित्र में अंतर नहीं है। ये पहले भी अस्तित्व में अधिकांश थे, आगे भी रहने वाले। ये भी आराम से रहते थे, हम भी आराम से रहते थे। कैसे रहते थे? हमारी जीवन शैली लाखों साल में हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि पूज्य स्वामी जी भारतभूषण जी का जीवन है, इस प्रकार के जीवन आदर्श हमारे सामने थे कि हमारे शरीर की जीवनी शक्ति इतनी जबरदस्त रहती थी कि रोगाणु भी लाखों हमारे आसपास है, कुछ नहीं कहते थे, हमें कुछ नहीं होता था। पर अब ऐसा क्या नया हो गया कि रोगाणु हम पर हावी होने लगे? कहीं तो गड़बड़ हुई है। जरा याद करिए आप, आज से केवल 2300 साल पहले, शायद कुछ लोग कहें कि 2300 साल केवल होता है क्या? कम से कम भारत के संदर्भ में 2300 साल केवल होता है। जिन देशों की आयु हुई 200, 400, 500 साल है, उनके लिए 300 साल एक सपना है, हो नहीं सकता उनके लिए इतना लंबा काल। पर जिनका करोड़ों वर्ष का राष्ट्र का काल है, उनके लिए 2300 साल कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2300 साल पहले मेगास्थनीज नाम के एक यूनानी राजदूत, आपको याद है, यहां पर आए थे। तो उन्होंने हमारे बारे में जो लिखा है, उसका संकलन है आजकल। उस संकलन को अगर हम देखें, इंडिका नाम से वो संग्रह है, उसमें वो जो हमसे आज से संबंधित विषय उन्होंने कहा है, क्या कहा है जी? उन्होंने कहा है, भारत के लोग बहुत अजीब हैं। कोई 120 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल, और कोई 250 साल तक जीवित रहते हैं। ये पाटलिपुत्र की बात है, जहां शहर की बात है। ये किसी जंगल में बैठे साधु तपस्वी और सन्यासियों की बात वो नहीं कर रहे हैं। सामान्य नागरिक,
125 और 250 साल तक जीवित रहते हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। यदि ऐसा है तो कैसे है, ये विचार करने की बात है। आज 60 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं, 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं, 5 साल 10 साल के बच्चे जन्म से बीमार हैं। दूसरी बात हमारे बारे में वो क्या कहते हैं, भारत के लोग बहुत अजीब हैं, किसी के दांत दर्द नहीं होता, किसी के सर दर्द नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं है। कमाल की बात देखिए, आयु 250 साल, 200 साल, 150 साल है, बूढ़ा नहीं है। अर्थात दांत ठीक है, बाल काले हैं, आंखें ठीक है, कमर सीधी है, झुकी नहीं है। आयु 200 साल होगी, बूढ़ा नहीं है वो व्यक्ति। और किसी के सर दर्द नहीं है, दांत दर्द नहीं है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि यूनान में हर व्यक्ति के लगभग सर दर्द और दांत दर्द होती थी, और एक भी व्यक्ति 120 साल तक नहीं पहुंचता था। ये वहां का विकसित राष्ट्र जो यूरोप का पश्चिम का मापदंड माना जाता है, उनकी ये स्थिति थी आज से 2300 साल पहले, और भारत की ये स्थिति थी, कोई रोग ही नहीं था। आप 2300 साल की बात छोड़कर जरा आगे बढ़ाइए। आप जरा अपने गांव में जाकर पूछिए, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कहीं जाकर पूछिए, आपको कुछ बूढ़े ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कहेंगे, छाती ठोंक कर बोलते हैं, मेरी आयु 80 साल है, मेरी आयु 90 साल है, मेरे दांत ठीक है, मेरी आंख ठीक है, मैंने आज तक गोली नहीं खाई है एक दवाई की। काहे का विकास है जी? ये विकास के नाम पर सरासर ठगी है। क्या ये विकास होता है कि हमारे पास 10,000 के ऊपर जो अमेरिका में इतने डॉक्टर हैं जी, ज्यादा इतने हैं, तुम्हारे पास कम है, तुम्हारे पास 2.1 या 3 डॉक्टर है, आपके पास 2-2.5 डॉक्टर है 10,000 के ऊपर, तुम अविकसित हो। ये हमारे मापदंड नहीं है, ये तुम्हारे मापदंड है कि तुम्हारे डॉक्टर अधिक होना विकास की निशानी है। भारत की निशानी क्या है विकास की? हमारे मापदंड आपसे अलग हैं। हमारे मापदंड ये हैं, वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता तो हमारा विकास विकसित समाज है, हम विकसित हैं। तुम्हारा मापदंड है लोग ज्यादा बीमार होते हैं, डॉक्टर ज्यादा होते हैं, तो तुम विकसित हो। ये मापदंड हम पर थोपे जा रही हैं, ये हमारे मापदंड नहीं है। हम तुम्हारे मापदंडों के आधार पे अपने देश को नहीं चलाएंगे। तो ये स्वस्थ समाज निरंतर बीमार हो रहा है तो क्यों? मेरा डॉक्टर गुप्ता जी से एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप हम बीमार क्यों होते हैं, इसके ऊपर 3 घंटे का वेबिनार हो सके तो कभी आयोजित करिए। हमने इसके ऊपर 18 साल काम करके एक किताब लिखी है, हम बीमार कैसे होते हैं, अथवा दूसरी तरह से कह सकते हैं, हमें बीमार कैसे बनाया जाता है। इतना कुटिल व्यवस्था है, हम अपने हाथ से अपने लिए तलवार खरीदते हैं, अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेते हैं और समझते हैं हम बहुत समझदारी कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं। जो अनपढ़ हैं वो इतनी बड़ी भूलें नहीं करते हैं। हमारे हाथ से हमें मरवाया जाता है। इसके ऊपर पूरा 18 वर्ष का हमारा अध्ययन है, उसके लिए आज समय कम है, पर इतना निवेदन सुन लीजिए, हम बीमार होते नहीं है, हमको योजना से बीमार बनाया जाता है, क्योंकि विश्व की जो शरारती ताकतें हैं, उनकी आय का सबसे बड़ा साधन दवाएं बेचना है। तो वो नहीं है, न तो हम कामये राज्यम जो स्वामी जी ने कहा, वो तो कहते हैं हमको सब कुछ चाहिए, सबको बीमार बनाकर। तो हमारी पहली आवश्यकता है उन कारणों को जानना जिनके कारण हम बीमार होते हैं। उन कारणों के बारे में केवल संकेत कर देता हूं, और मैं शुरू में एक निवेदन सब जगह करता हूं, यहां भी निवेदन कर देता हूं। मेरी एक भी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने संज्ञान में ले लीजिए, याद रखिए हमने ये कहा है, और उसके बाद उसकी जांच करते जाइए। जब प्रमाण मिले तो मानिए, सुनकर मानने की परंपरा सही नहीं है। ये जो साधु संतों सन्यासियों के आप्तवाक्य हम स्वीकार करते थे, अब पूज्य स्वामी जी के अतिरिक्त ऐसे लोग बचे कितने हैं जिनकी बात को हम माने? वो सब लोग तो ठग बैठे हैं, बड़े बड़े अपने नाम पदवियों के बोर्ड लगाकर बैठे हैं। उनकी बातों को स्वीकार करने के कारण हमारा बहुत विनाश हो रहा है। इसलिए मानने की बात गई, अब तो जानना और उसके प्रमाण लेना, तब मानेंगे। मेरी बात को भी मानने का कोई कारण नहीं।
उसको जान लीजिए, जानने के बाद प्रमाण देखिए। हमने जितनी बातें कही हैं, एक या दो बातों को छोड़कर हर बात के ऊपर हमको अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र मिल गए हैं। इसलिए अब दावे से कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं वो आधुनिक समाज के संज्ञान में नहीं है, छुपा कर रखा गया है, मगर उसके ऊपर शोध पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के। तो वो बातें क्या क्या है, वो केवल मैं अभी रेखांकित संकेत कर देता हूं। पहली बात, आप जिसको आयोडाइड साल्ट स्वास्थ्य का बड़ा कारण मानते हैं, भारत के विश्व के लोगों को बीमार बनाने का सबसे बड़ा तकनीक है आपको आयोडाइड साल्ट। इसके ऊपर शोध पत्र मिलने कठिन है, हमें मिल गए हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जिसमें पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक और हमारी ईमानदार सरकार भी, बेईमान तो है ही, ईमानदार नेता भी उसमें फंस चुके हैं। नहीं बेचारों को पता कि सच क्या है। पहला आयोडाइड साल्ट, उसके बाद जो प्रातः उठ के आप टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा विष उसके प्रिजर्वेटिव पैराबीन्स हैं ही, और सबसे बड़ा विष आपका स्प्लेंडा जो मीठा है वो है। अरे सभी आदरणीय विद्वानों, मेरा निवेदन ये है, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का रक्षक हमारी जीवनी शक्ति है। ये कीटाणु रोगाणु हमको बीमार नहीं बनाते। फ्रांस के लुई को उन्होंने प्लेग के पूरी भरी हुई ट्यूब पूरे प्लेग के कीटाणुओं की पी ली थी, उनका शरीर शुद्ध था, कुछ नहीं हुआ। हमारा मूल कारण रोग का एक ही है, शरीर के अंदर गंदगी है और हमारी जीवनी शक्ति कम है, जिसको इम्यूनिटी के नाम से आधुनिक लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अपनी जीवनी शक्ति कैसे नष्ट हो रही है, ये जानना आज के विषय का पहला भाग है। उसको संक्षेप में पहला भाग बता रहा हूं। दूसरा आपका टूथपेस्ट है, उसके अंदर सबसे बड़ा विष आपका स्प्लेंडा है, मीठा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। वो आपके पेट में जाकर भयंकर विष पैदा करते हैं जो आपको गुर्दे और यकृत और वृक्क को खत्म कर देते हैं। वही नमक करता है आपको आयोडाइड साल्ट। ये दो चीजें नहीं चाहिए। तीसरी चीज आपके पास है साबुन की बात आगे विस्तार से हमको करनी है क्योंकि आज के विषय का एक अंग है। फिर आपको बताया जा रहा है कि स्टील के बर्तन नॉन रिएक्टिव है, बिल्कुल झूठ बताया जा रहा है। 1907, 8, 9 का ये रिसर्च शोध है कि स्टील बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक एलॉय है। और उसके बाद 2009 का शोध पत्र है, 2008 का शोध पत्र है जो साफ कह रहा है, 100 साल पहले भी और अब भी कह रहा है कि जितना भी स्टील है ये बहुत विषाक्त है। इसके स्पर्श मात्र से चीजें विषैली हो जाती हैं। आज से 2 साल पहले एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक ने हरियाणा राजस्थान में 8 लोगों के साथ मिलकर इस पर रिसर्च की, भारत सरकार को दी कि ये विषैला है स्टील। उनका रिसर्च पेपर स्वीकार नहीं हुआ। कहते हैं लगता नहीं कि आपकी बात ठीक है, बिना तर्क के और काम को। तो उस पर और काम वो अभी कर रहे हैं 8 लोग। तो राजस्थान के हैं 8 वैज्ञानिक। ये साबित हो चुका है, हमने सबसे पहले ये कहने का साहस किया कि स्टील आपका विषैला है। अब गूगल के ऊपर इसके बारे में अभी 1 साल पहले ये रिसर्च पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, स्टील विषैला है। पर इस पर चर्चा नहीं करते। शायद गूगल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, जब 40 लाख लोगों तक हमारा संदेश गया तो जाके ये उन्होंने इस पर रिसर्च पेपर डाले। तो आपके घर में जो दूसरा विष है वो एल्युमिनियम तो है ही, मेलामाइन तो है, नॉन ब्रेकेबल तो है आपके बर्तन, स्टील भी है। इससे आपको बचना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आज के विषय में नहीं आने वाली, जो मेरे क्रम में है, कोरोना के विषयों में क्रम से आने वाले हैं, उसमें आपकी चप्पल नहीं आने वाली। आपकी नायलॉन की चप्पल जिसको आप रबड़ कह रहे हैं, आपके उसमें से वो विषैले पदार्थ, वो रसायन निकल सीधे पूरे अंगों से घूमते हुए स्नायु तंत्र तक पहुंचते हैं, जो आपके स्नायु कोश को नष्ट कर देते हैं। डायोक्सिन और फेरोन नाम के 2 विष, रगड़ लगती है टूथपेस्ट के ब्रश से भी डायोक्सिन निकलता है। और आपकी जो चप्पल है नायलॉन की, फोम की और वो सब जो सिंथेटिक सामग्री है, उसमें से 2 विष निकलते हैं जो सुस्थापित तथ्य है, वो कैंसर पैदा करते हैं, डायोक्सिन और फेरोन। विश्व में सबसे अधिक कैंसर माना है वैज्ञानिकों ने कि फेरोन डायोक्सिन के कारण हो रहा है। वो आपके प्लास्टिक से निकल रहा है, चाहे घटिया चाहे बढ़िया प्लास्टिक। फूड ग्रेड का कोई प्लास्टिक नाम की चीज बन नहीं सकती है।
कोई ऐसी नहीं होती है, फूड ग्रेड जैसा प्लास्टिक कोई दुनिया में है नहीं, तो वो है। तो ये सब तरीके, ऐसे दर्जन भर तरीके हैं जिनसे हमको बीमार बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है, यदि आप इसके ऊपर कोई प्रकाशन निकालते हैं, उस सारे रिसर्च पेपर मैं आपको भेज दूंगा जो मेरी बातों के समर्थन में है। यदि आपकी संतुष्टि हो तो छापिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्या खेल हो रहा है कोरोना के नाम पर, ये आलोचना के लिए नहीं है मेरा विषय। मेरा विषय इसलिए है हम कैसे बीमारियों से बचें। केवल किसी को बुरा कहना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो उस क्रम में जो हमें सुरक्षा के नाम पर दिया जा रहा है कोरोना से, वो तो हमको और बीमार बनाने वाला है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल समाप्त कर देने वाला है। और मुझे कभी कभी अकेले में बैठकर लगता है जिन लोगों ने ये शरारत की है वो कहते होंगे कैसे सारी दुनिया को अपने मूर्ख बना दिया। वैज्ञानिकों से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको मूर्ख बना डाला इन लोगों ने। हंसते होंगे हमारे ऊपर, कितना सरल है सारे संसार को मूर्ख बनाना, ऐसा वो शायद सोचते होंगे। देखिए मेरे सामने क्या क्या तथ्य है हमारे सामने। पहली बात, कोरोना से सुरक्षा के नाम पर आपको पहली चीज क्या दी गई? सैनिटाइजर दी। मेरे आदरणीय विद्वान मित्रों, आप सोचिए सैनिटाइजर क्या है? पैरा अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर पैराबीन्स है। पैराबीन्स का अर्थ होता है, बड़ा सुंदर सा नाम लिखा होता है हमारी बहनों के, माताओं के कॉस्मेटिक्स के ऊपर। उनको लगता है बहुत बढ़िया सी चीज कोई होगी। खेतों में रोगाणु, कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाले जाते हैं, उस समूह का नाम है पैराबीन्स। वो पैराबीन्स आपके डाल दिए सैनिटाइजर। उसको छूने से अल्कोहल एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है, आपके रक्त प्रवाह में उस विष को तुरंत पहुंचा देता है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनका ये वक्तव्य अखबारों में छपा है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करने से बार बार कैंसर हो सकता है, हो चुका है, बहुत घातक है, ये हमारी इम्यूनिटी को समाप्त कर देता है। ये समाचार को छपने के बाद दबा दिया गया। मेरे पास उसकी प्रति है, मैं आपको भेज दूंगा, आप कहेंगे मेल कर दूंगा आपको वो प्रति छपी हुई जो है उनके वक्तव्य की। और मैं देख रहा हूं एक कार्यालय, तहसीलदार से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक वही सैनिटाइजर प्रयोग हो रहा है जो कैंसर का कारण है। चर्चा ही नहीं होने दी इसके ऊपर, और वो कितना घातक है मैं आपको बता चुका हूं। तो समस्या के साथ यदि समाधान हम देते हैं तब तो बात कहने का कोई अर्थ है, अन्यथा आपको डराकर मैं चला जाऊंगा, ये कोई मतलब नहीं, अधूरा कार्यक्रम हुआ। आयोजकों को भी लगेगा हमने काहे को बुला लिया इनको। तो मैं नहीं चाहता डॉक्टर गुप्ता और सबको ये लगे कि हमने कुछ गलती कर दी। हमारी आवश्यकता है कि समाधान होना चाहिए। समाधान क्या है? कुछ नहीं, नीम के एक मुट्ठी पत्ते लेकर 1 लीटर पानी में उबाल दीजिए, और जब वो पानी जो है, हरे पत्ते हैं तो 10-15 मिनट उबाल लो, थोड़ा बारीक काट लेंगे तो ज्यादा अच्छा जूस निकलेगा। सूखे पत्ते हैं तो 1 लीटर पानी में रात को भिगो दो, प्रातः उबाल कर 10-15 मिनट पर्याप्त है। उबाल कर उनको थोड़ा ठंडा करके निचोड़ कर छान लो। छानने के बाद 1 लीटर में 1 चम्मच फिटकरी। कितना दूर ले गए हमारी परंपरा से हमको। हम 40 लीटर पानी में 1 ग्राम 2 ग्राम फिटकरी डालते थे, हमारा पानी शुद्ध हो जाता था। क्या जरूरत है हमको फालतू की चीजें डालने की? फिटकरी परम कीटाणु विषाणु नाशक है। कहीं कट लग गया, शेव कराई, कटिंग कराई तो क्या करते थे हम? एक फिटकरी रगड़ते थे ना। अब भी भयंकर दांत की दर्द होती है, 3 दिन से ज्यादा कभी कुल्ला नहीं करना पड़ा हमको। फिटकरी पानी में घोली, पानी को रख दिया, सड़ता तो है ही नहीं वो पानी, और उसे 5-6 बार दिन में कुल्ला किया, और 3 दिन में भयंकर दर्द भी चली गई, सूजन चली गई। मलेरिया हम 3 मात्राओं में ठीक करते हैं, जो साधु संत हैं हमारे आर्य समाज के कई संत 3 मात्राएं फिटकरी की भस्म देते हैं, बस ठीक हो जाता है। आधा ग्राम से 1 ग्राम दे दिया, खांड के साथ मिलाकर, मलेरिया खत्म। इतना जबरदस्त हमारे पास एंटीबायोटिक है, लगभग मुफ्त का। वो 1 चम्मच डाल दीजिए उसमें, नीम वाले पानी में, और जो आपकी सैनिटाइजर की शीशी है, नहीं है तो ना सही 1 बोतल ले लीजिए। प्लास्टिक यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। सुराख कर दिया ऊपर शीशी में, ये पानी भर दिया, बस दिन में 10 बार लगाइए, पूरा सैनिटाइज हो जाएगा आपका। क्या चाहिए?
नीम हो गया फिटकरी, और यदि फिर भी जरूरत हो तो पतंजलि का कपूर औरों से अच्छा है, एक टिकिया पीसकर वो भी इसमें डाल दीजिए। बस फिर तो ये कैटलिटिक एजेंट बन गया, अंदर जाकर घुसकर भी कीटाणुओं को मार देगा, रक्त प्रवाह में चला जाएगा कपूर के कारण। और क्यों चाहिए हमको कुछ? इसके अलावा अतिरिक्त हमने कुछ ऐसा एक और सैनिटाइजर बनाया जो हमारी ऋषि मुनियों का, आप लोगों विद्वानों का दिया हुआ ज्ञान है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल पोस्टमैन हूं, मुझे कोई अहंकार नहीं कि मेरा ज्ञान है, मैं केवल पोस्टमैन हूं, मुझे पक्का पता है। तो पोस्टमैन का कर्तव्य मैं प्रयास करता हूं अच्छे से निभा दूं। तो अब देखिए हमने एक बड़ा मजेदार सैनिटाइजर बनाया है। ये कितना मजेदार है कि हमारे एक जिलाधीश महोदय को मैंने दिया, तो देने के बाद मैं तो आ गया, उसके बाद में उन्होंने बुलाया, कहते उनको बुलाओ जरा, बुलाया, कहती अरे ये तो बड़ा कमाल का है, हमको और चाहिए। अब सुन लीजिए वो क्या क्या हम डालते हैं उस सैनिटाइजर में। पहली चीज उसके अंदर है तुलसी का तेल, पहली चीज अपने डाली। लेमन ग्रास, आज्ञा घास जिसको कहा है ना, आज्ञा घास का अंग्रेजी में नाम ले दिया लेमन ग्रास। आप लेमन ग्रास तो जानते होंगे, आज्ञा घास शायद नहीं जानते होंगे। आज्ञा घास का तेल ले लीजिए एक, और लौंग का तेल इसमें डालिए केवल 5%, बहुत तीखा है? और ये तेल आपको केवल वही लेने हैं जो हेक्सेन से ना निकले। ये नाम यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो स्नायु कोश है ना, गर्म पानी से सर्द होना इसलिए वर्जित है, क्योंकि ये मेद से तो बना है, चर्बी से तो बना है। गरम गरम पानी डालने से कहते हैं बुद्धि दुर्बल होती है। क्यों होती है? वो फैट पिघल जाता है। तो यहाँ पे जो फैट है वो फैट का दुश्मन है हेक्सेन। आजकल दुनिया में जितने तेल निकाले जाते हैं हेक्सेन के द्वारा निकाले जाते हैं। कहते हैं हेक्सेन उड़ जाता है, झूठ बोलते हैं, नहीं निकलता पूरा। और दूसरी बात, वो तेल के चरित्र को बदल डालता है केमिकल, उसके जो मॉलिक्यूल्स को बदल डालता है। और इसके बारे में शोध पत्र है, हेक्सेन न्यूरोटॉक्सिन है, स्नायु के लिए विष है। वो आपको तेल नहीं चलेंगे जो हेक्सेन से निकले, प्रेशर से या स्टीम से निकले हुए तेल अपने को सारे चाहिए। ये तेल आप ले लीजिए और इनको लेकर मिलाकर रख लीजिए, और एक बूंद हाथ पे लगाइए और ऐसे करिए, गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद भी काम करेगा। नाक के नीचे ऐसे रगड़िए, कानों के पास रगड़िए ऐसे, और फिर शरीर पे कपड़ों पे रगड़कर चले जाइए जहां पे भी किसी भी तरह का कोई बीमारी फैली हुई है। आपको कुछ नहीं होने वाला 5-7 घंटे तक, ये अपना काम करता रहेगा, 1 या 2 बस। और यदि आप अपने नीम वाले घोल में डालना चाहें तो उसमें केवल 1 ml 20 बूंदें डाल दीजिए, पूरा सुगंधित हो जाएगा। अथवा 1 लीटर लीजिए तेल, नीम का शुद्ध तेल, 95% नकली है, शुद्ध तेल लीजिए नीम का, बहुत दुर्गंध है उसमें केवल 5 ml ये चम्मच एक डाल दीजिए, हिला दीजिए। वही तेल मैंने सबको दिया आज तक सैनिटाइजर के रूप में, जिसकी सुगंध से वो आनंदित होते। तो हमारा सैनिटाइजर का 100% समाधान हो गया। हो सकता है कोई और भी समाधान निकल आए, पर ये दोनों तो कहीं भी आप कर सकते हैं। तेल अच्छे नहीं है, नीम तो है ना, कपूर तो है ना बाबा राम पतंजलि वाला, वो तो है, और फिटकरी भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, एक प्रयोग मेरा है जिसका नाम है, आप यदि समय हो उचित समझे तो YouTube में वैद्य राजेश कपूर लिखिए, ऊर्जा विज्ञान के नाम से एक हमने विषय दुनिया भर में सिखाना शुरू किया है, जिससे हमारी बुद्धि तो नहीं बताएगी, बुद्धि से ज्यादा प्रतिभा हमारे शरीर की ऊर्जा में है। वो बहुत कुछ जान जाती है, बुद्धि को नहीं पता लगता 90% बातों का, केवल 10% का पता चलता है। वो अलग विषय, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो हमारा एक तरीका है कि आपका सैनिटाइजर या कोई भी चीज कितनी अच्छी या बुरी है, ये हमारे संवेदनशील केंद्रों में से एक है। आपको क्या करना है, सीधे हाथ से ऐसे उतना वजन उठाइए जितना आप उठा सकते हैं। कोई लोहे का टुकड़ा है, पानी की बाल्टी है, अधिकतम उठाइए। उठाने के बाद 1 बूंद सैनिटाइजर वो जो है बाजार का, यहां लगाइए। आप आधा नहीं उठा पाएंगे, और यहां से पूछिए, ये कुछ नहीं बताएगा। इसको कुछ नहीं पता चला, जिसके भरोसे पे आप जिंदगी हम निकाल देते हैं, इसको नहीं पता चलता। यानी ये इतना भरोसे के काबिल नहीं है, ये जितना हमने मान लिया है ये उतना पात्र नहीं है, इसलिए हम जीवन में धोखे खाते हैं। असफलता के कारण ये है,
इस पे उतना भरोसा किया जितने का ये पात्र नहीं। इससे अधिक क्षमता शरीर के भीतर है सुप्त अवस्था में। वो यहाँ छूने से हो गया, इसको पोंछ दीजिए रगड़ कर, उसके बाद ताकत वापस आएगी। और जो सैनिटाइजर फिटकरी का, नीम का आपने बनाया, यहाँ स्पर्श करिए, कुछ बल बढ़ जाएगा। हर वस्तु की परीक्षा आप यहाँ रखकर कर सकते हैं। यह हथेली के मध्य में जो दक्षिण भारत के लोग भोजन ऐसे करते हैं, तो मैं तो कहूंगा, आप कह सकते हैं मैं अनपढ़ गंवारों जैसी बात करता हूं, पर मुझे लगता है सबसे वैज्ञानिक बात तो मैं ही कर रहा हूं। अरे यहां स्पर्श हुआ, भोजन आपके लिए सर्वोत्तम है, ऐसे मसल कर भोजन किया तो भोजन में सारे वो पांचों तत्व पूरे आ गए जो आपके शरीर को चाहिए। आपके भीतर है पर आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उनका तरीका सबसे वैज्ञानिक है, उंगलियों से भी बढ़कर मसल कर। तो इसका प्रयोग करना YouTube में आप सीख लीजिए, जीवन में हर चीज की परीक्षा में काम आएगा। निर्जीव नहीं, व्यक्ति की परीक्षा में भी काम आएगा। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसका हाथ पकड़िए और वजन उठाकर देखिए, आपकी ताकत निकल जाएगी। कोई लाई डिटेक्टर नहीं चाहिए, ये भीतर की जो सुप्त शक्तियां हैं, जो ईश्वरीय शक्ति बैठी है, जिन शक्तियों को स्वामी जी ने प्रारंभ में प्रणाम करके प्रारंभ किया, वो शक्तियां सब जानती है, ये नहीं जानता। इसका प्रयोग करके देखिए। खैर, तो इसी हर चीज की जांच करनी है। तो दूसरी चीज आपको दी क्या? कोरोना से सुरक्षा के नाम पर आपको बीमार बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जानता है वो विश्व के बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते। वो अच्छे से जानते हैं आपकी इम्यूनिटी को समाप्त कैसे करना है। आपकी सुरक्षा के नाम पर एक ट्रैप है, चूहेदान है हमें फंसाने के लिए, जो सैनिटाइजर है। दूसरा चूहेदान है, हाथ दिन में बार बार धो, यानी साबुन। साबुन आपका चाहे 10 रुपए वाला है, चाहे 50 रुपए वाला है, चाहे 100 रुपए वाला है, सबके सब साबुन दुनिया में बनते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट से। सोडियम लॉरिल सल्फेट SLS सीधे रक्त प्रवाह में जाता है और कैंसर पैदा करता है, जीवनी शक्ति को नष्ट कर देता है। कोई साबुन नहीं है बाजार का ऐसा जो नहीं है। मुझे किसी से मत पूछना कि वो बाबा वाला या वो आर्ट ऑफ लिविंग वाला या वो वाला, किसी को नहीं है पता, सब वही बना रहे हैं। SLS नहीं है बेचारों को पता। और रही से कसर, उसके अंदर परमिटेड कलर डाल रहे हैं, परमिटेड फ्लेवर डाल रहे हैं, परमिटेड प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। अरे ये प्रकृति और ईश्वर की रचना वैज्ञानिकों के निर्देशों से नहीं चलती है, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसके अनुसार चलती है। आपके परमिशन दे देने से ये जो जहर हैं, परमिटेड कलर, परमिटेड प्रिजर्वेटिव, ये कार्सिनोजेनिक हैं तो हैं, ये कैंसर पैदा करेंगे ही। शरीर पर साबुन के लगते ही आपकी ताकत निकल जाती है। यहां साबुन लगाओ करके देखो। हमारे एक मित्र कुलपति हैं, वो उसमें है अपना लखनऊ में है मेडिकल, एक वहां पे बहुत बड़ा वो है यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति हैं डॉक्टर भट्ट। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने 3 बार हमारा कार्यक्रम कर दिया। अब डॉक्टर तो जल्दी से कुछ नहीं मानते। मैंने बुलाया उनके डीन को, उनके हाथ पे यहाँ साबुन लगाया, महाशय की ताकत निकल गई। सज्जन व्यक्ति थे, मान गए, ना मानते तो मैं भी क्या कर लेता। 3 बार कार्यक्रम हुआ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, 3 बार कार्यक्रम हुआ है। तो बस यहाँ साबुन लगाकर देखिए, ताकत गई। वो विषकारक है आपके लिए, पूरे रक्त प्रवाह में दौड़ता है। ये विषय हमें अवसर मिला एक बार, मैं कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, उदाहरण से विश्वास बनता है, प्रमाणिकता आती है, यहां पे उसका स्थान पक्का हो जाता है, इसलिए दे रहा हूं, प्रशंसा के लिए। गोयल साहब एक IAS ऑफिसर है, वो रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, महाराष्ट्र सरकार के। तो किसी ने, उनके सहपाठी ने कहा कि राजेश कपूर को बुला लो जरा। मैं गया, वहां बोला। जब मैंने साबुन की बात की तो बहुत मजेदार घटना हुई वहां पे। क्या हुआ, वो तुरंत बोलते मुझे रोककर, आज मुझे समझ आया मेरी पत्नी क्यों कहती है नहाने के बाद, अरे मैं तो थक गई, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, कि मुझे समझ नहीं आता था ये स्नान का और थकने का संबंध क्या है। आज मुझे समझ आया वो क्यों थकती है, उसके पूरे शरीर में साबुन के विष चले जाते हैं। एक IAS ऑफिसर, रेजिडेंट कमिश्नर, उसके घर में कोई घटिया साबुन शैम्पू तो नहीं होंगे।
तो उन्होंने मेरी बात को प्रमाणित किया कि आप सही बोल। एक ने क्यों, दर्जनों लोगों ने प्रमाणित किया कि साबुन से जीवनी शक्ति नष्ट हो रही। दैनिक साबुन लगा रहे हैं और दिन में एक बार, हाथ में 2 बार लगाते थे, अब ये कोरोना के नाम पर तो आपसे 20 बार हाथ धुलवा रहे हैं। और ये स्थान पूरा विश्व तुरंत अंदर जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ रही है कि घट रही है? तो क्या करना है आपको? याद करिए ना, गांव में जिनके जो थोड़ा डॉक्टर गुप्ता जी जैसे जो यहाँ पे हमारे बैठे हैं विद्वान, जरा याद करिए अपने माता पिता क्या करते। अरे थोड़ा आटा उठाया, हाथ में लगाया, हाथ धो डाले। मेरा आपसे निवेदन है, प्रस्ताव है, आप साबुन से हाथ धो लीजिए जो आपको बढ़िया लगता है। देख लीजिए अपने हाथों को अच्छे से। फिर आटा, किसी भी दाल का, किसी भी अनाज का आटा लेकर उससे हाथ धो लीजिए, आपको तुरंत पता चलेगा हाथ अब साफ हुए हैं। साबुन के द्वारा जो धोते हैं उसके अंदर जो कीटाणु चिपक गए ना, जो पहले का शौच के लिए गया था, वो कीटाणु तो आपकी इनकी रेखाओं के अंदर करोड़ों बैठे हैं, साबुन नहीं निकाल सकता उनको। वो सारे कीटाणु आपके आटे से निकलते हैं 100%। उसके बाद जब आटा गूंथती हमारी माताएं बहनें, तो आटा शुद्ध है, नहीं तो अपवित्र आटे का भोजन किया हमने, वो नहीं निकलता। तो कोई भी आटा ले लो और फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती है, तो कास्टिक सोडे का साबुन घर में बनाइए। 30 दिन में सोपनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा कास्टिक सोडे का प्रभाव शून्य हो जाता है। सैकड़ों साल से हम ये साबुन बना रहे हैं। घर घर में तो कपड़े धोने का साबुन बनता था, उसी से माताएं सर धोती थी, उनके 60 साल में भी बाल काले रहते थे, लंबे रहते थे। आज हमारी बेटियों के बाल देखो, दुनिया भर के 400-500 के शैम्पू लगाते हैं, वो बस इतनी सी, वो टेनी पोल ठीक ही नाम, पोनी टेल ठीक ही नाम रखा हुआ है अंग्रेजी में, इतनी सी धूम रह जाती है, बाल गए। और उसके कारण जो विष अंदर गया, आंखें छोटी हो गई। तो प्रभु की कृपा है, 18-20 साल में लड़के लड़कियों की आंखों में सम्मोहन होता है। ढूंढिए, हजारों में कोई एक शायद ही मिले। वो सम्मोहन जवानी का खत्म। क्या हुआ? वो साबुन यहां लगा, ऐसे स्नायु कोश मर गए, बाल झड़ गए और बुद्धि खत्म हो गई, सौंदर्य चेहरे का चला गया। कितना बड़ा जाल है हमारे चारों ओर। ऐसा बहुत कुछ है। साबुन उस प्रसंग में आता था इसलिए बताया। तो अपना साबुन बनाइए ना, कुछ मुश्किल नहीं है। कास्टिक सोडा जला देता है, 100 ग्राम कास्टिक सोडा, 300 ग्राम पानी या 150 ग्राम पानी, 150 ग्राम गोमूत्र, और दूसरे दिन उसमें 550 ग्राम नारियल तेल डाल के 35 मिनट हराओ एक ही दिशा में और जमा दो। 1 दिन बाद काट लो, 30 दिन बाद प्रयोग करो। जिन्होंने हमारा ये साबुन लगाया, झड़ते बाल रुक गए उन महिलाओं के। वो तो विष लगा रही हैं आज तक, बाल तो झड़ेंगे। तो मेरा थोड़ा मजाक करने की आदत है जी, क्षमा करें। आप गंभीर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शायद आपको लगता हो कि हंसना तो गंभीर लोगों का काम नहीं है, पर मेरा नियम तो उल्टा है। विद्वत्ता का मतलब है ज्यादा हंसना। ज्ञान आ गया तो हंसी आनी चाहिए, गंभीरता जानी चाहिए। तो मेरे से कई पूछने आते हैं, अंकल, गुरुजी, ये वो, मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं, क्या करूं? मैं बोलता हूं, बहन बेटी, ये आप जो कर रहे हैं करते रहो, गंजे हो जाओगे। नहीं नहीं, बाल झाड़ने नहीं, रोकने हैं। मैं कहा रोकने हैं तो साबुन शैम्पू बंद करो और घर में बनाकर साबुन का प्रयोग करो। रीठे तब हमको यही करना पड़ेगा। रीठा है ना अपने। अब आपके पास तीसरी चीज, सुरक्षा के नाम पर क्या क्या खेल हो रहे हैं फिर देखिए। आपके नाक पे मास्क लगवा दिया। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन। 4 दिन 10 दिन जी सकते हैं, 2-4 दिन। नंबर 2, पानी। 1 दिन जीना कठिन है पानी के, भोजन से भी जरूरी। उसके बाद हवा। 1 मिनट जीना मुश्किल है, 3 मिनट तो मर ही जाएंगे 2 मिनट। वो हवा हमसे वंचित कर दिया, हमको हवा से। पहले तो प्रदूषण, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिलती थी वो बंद कर दी। आपने मास्क लगाया है, बताइए सांस अच्छे से आती है? पहले ही हम सांस का 30% लेते हैं, हमारा स्वभाव नहीं है सांस ठीक से लेना। 70% वंचित हैं हम अपने शुद्ध प्राणवायु से। हमें आदत ही नहीं है पूरा सांस लेने की। हमारा 30% फेफड़े फैलते हैं, 70% रुके हैं, वो नहीं फैलते। और हम 70% जीवन से वंचित हैं। जो प्राणायाम करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और जो 30% है उससे भी वंचित कर दिया हमको।
यहाँ मास्क लगा दिया। दूसरी बात, क्षमा करें, मूर्खता से अधिक कुछ नहीं है मास्क पहनना। आप पूछेंगे मैं नहीं लगाता हूं, चालान से बचने के लिए यहां रख लेता हूं मास्क। कहीं जा रहा है तो यहां रख लिया, चालान ना हो। और ये मास्क गले में लगाकर लटकाकर उसके विरुद्ध बोलता हूं। कुशलता से तो करना पड़ेगा ना, भगवान कृष्ण की तरह चालाकी तो करनी पड़ेगी ना इन समस्याओं से जूझने के लिए। मास्क गले में लटक रहा है और उसके विरुद्ध हम बात कर रहे हैं, तो बात करने का चालान तो नहीं होता जी। मास्क ना लगाने का चालान आप कर सकते हैं, उसके विरुद्ध बोलने का चालान नहीं। तो ये, और फिर आपने जितनी बार सांस छोड़ी कीटाणु उसमें फंस गए, फिर वही सांस के साथ आप ले रहे हैं। इसका केवल एक उपयोग है, गंभीर रोगी के कीटाणु मेरे तक ना आए, उसके चेहरे पे मास्क होना चाहिए। यहां तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक लगाए बैठा है, मजदूर तक लगाए बैठा है, सबको पागल बना। और केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया, 2-3 देश अफ्रीका के बचे हैं जो इस मूर्खता में नहीं फंसे। सरासर मूर्खताएं करवाई जा रही हैं, हंसते होंगे हमारे ऊपर वो लोग, कैसे सारी दुनिया। एक कारण बताओ मास्क लगाने का, एक कारण जो सही हो। अरे जिसमें से हवा गुजरती है, कीटाणु से सूक्ष्म है विषाणु, उसमें से कपड़े के छिद्र में से 1000 से अधिक विषाणु अंदर चले जाएंगे। काहे का बचाओ, तो मारने का कार्यक्रम हुआ जी। और फिर नायलॉन का मास्क लगाकर घूम रहे हैं हम। नायलॉन तो वही प्लास्टिक जो मैंने बताया, फेफड़ों का कैंसर जल्दी होगा कि नहीं होगा, डाइऑक्सिन जहर सांस के साथ हर बार जा रहा है। कहां समझदारी हो रही है, एकदम नासमझी का काम हो रहा है। हमारे हाथ से हमारी गर्दन, हमारे पैसे खर्च करवा कर कटवाई जा रही है। इससे अधिक मुझे कुछ समझ नहीं आता है इसका अर्थ है। सामान्य बुद्धि को, वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है इस बातों के लिए, सामान्य बुद्धि से समझ आता है। तो ये मास्क की कहानी है, हमने सूती बना लिया कि कहीं जाना ही पड़े तो सूती गले में लटका लो, प्लास्टिक क्यों लटकाना है। अब बहुत कुछ है, पर इस क्रम में मैं केवल एक बात और बताऊंगा, फिर हम समाधान दवाइयों पे आ जाएंगे। हमारे देश में ठीक है, अंग्रेजों के कारण भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी, वो डलिया देना, ये देना, वो देना, उसके बाद बड़ी योजना से भ्रष्टाचार, हमको लाखों करोड़ रुपया लोन देना। और उसके बाद अगर आप एक किताब पढ़ेंगे, आप विद्वान होंगे, पढ़ी होगी आपने, कॉन्फेशन ऑफ एन अमेरिकन हिटमैन, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। वो व्यक्ति बता रहा है कि किस प्रकार से हम देशों को बर्बाद करते हैं, इसका पैसा मिलता है बर्बाद करने का देशों को। राष्ट्राध्यक्ष जो हमारी बात नहीं मानते, उनको कैसे दुनिया से पार करते हैं, उसने स्वयं बताया है। ये करवाया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो खैर, आप जानते हैं क्या तथ्य है, पानी की क्लोरीनेशन पहले से कई गुना अधिक हो रही है पूरे दबाव के साथ। और क्लोरीन के बारे में सन शायद 1905 के बाद अमेरिका के वैज्ञानिक लिख रहे हैं कि हमारे देश में हृदयघात, हार्ट फेलियर के केसेस नहीं थे, ऐसे अनेक रोग, अपना गाल ब्लैडर का कैंसर नहीं था, आपका उसका यूरिन ब्लैडर का कैंसर नहीं था। पर जब से हमने क्लोरीनेशन शुरू की है, तब से बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं भयंकर रूप से, क्लोरीन के कारण। ऐसे रिसर्च पेपर अमेरिका के कई स्कॉलर मेरे पास सामने मेरे नाम लिखे हैं, जो कह रहे हैं इसके कारण, क्लोरीनेशन के कारण लोग जल्दी मर रहे हैं। जरा समझिए ना क्लोरीन क्या है। क्लोरीन एक ऐसा जंतुनाशक विष है जो तुरंत रोगाणुओं के साथ साथ हमारे गट बैक्टीरिया को भी मार देता है। जब गट बैक्टीरिया मर गया, अब कितना भी अच्छा भोजन करो तो नहीं पचेगा ना, वो तो गट बैक्टीरिया उसको पचाता है। और जो क्लोरीन आपके कपड़े के ऊपर लगने के बाद रंग को उड़ा देती है, ब्लीचिंग पाउडर वो उड़ा देती है, आपके पेट में भी तो पूरी धुलाई करेगी ना, आंतें गल जाती हैं, किडनी गल जाती है, लीवर गल जाता है, सब कुछ खत्म। और एक टर्म है विज्ञान की, शायद आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, फ्री रेडिकल्स। जैसे हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, तेजी से बूढ़ा बनाने वाली प्रक्रिया, जल्दी मर जाने वाली प्रक्रिया, मार देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होती है क्लोरीन के कारण। आप नेट खोलकर देखिए, हैजर्ड्स ऑफ डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन, आप पढ़िए, आपको सैकड़ों पेपर मिल जाएंगे। ये कोई गुप्त बात नहीं है, नमक की तरह इसमें कोई छुपा हुआ वो नहीं है पेपर, वो आ जाएगा। आदमी जल्दी बूढ़ा होके मरता है, अमेरिकन अब जल्दी बूढ़े होने लग गए हैं, जल्दी मरने लग गए हैं।
ये रिसर्च पेपर है। दुनिया के अधिकांश देशों ने, विकसित देशों ने क्लोरीनेशन बंद कर दिया है। तो क्या करते हैं, कार्बन से साफ करते हैं वो, कोल से, और या फिर ओजोनाइजेशन करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं वनस्पति का, आपका सहजन का प्रयोग किया है। सहजन से अच्छा कुछ नहीं है पानी के शोधन के लिए। मैंने स्वयं देखा है, जबलपुर में पानी की इतनी खराब हालत थी कि एक घूंट नहीं पी सकते थे। सामने ड्रम स्टिक ये सहजन मोरिंगा लगा हुआ था, एक फली असली वाला था, नकली नहीं था। तोड़कर ऐसे कुचला, थोड़ा सा तोड़ा, उसमें डाल दिया, 10 मिनट बाद पानी पिया, बावड़ी जैसा, चश्मे जैसा, अत्यंत स्वादिष्ट जल था। मुझे आशा नहीं थी, केवल प्रयोग किया मैंने, इतना स्वादिष्ट हो गया जल। अब तो वो परिवार सारे के सारे 2 वृक्ष उसी का प्रयोग कर, पूरा जल शुद्ध हो गया। तो ये जो क्लोरीनेशन के नाम पर हो रहा है, मैं इस विषय को ज्यादा विस्तार नहीं करता, मेरे को बहुत लंबी कहानी है। कितनी तरह के कैंसर होते हैं, किस डॉक्टर के रिसर्च पेपर है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, गाल ब्लैडर का कैंसर हो रहा है, ये सारे मेरे सामने लिखे हुए हैं। मैं इसमें अधिक समय नहीं लेता, क्यों? क्योंकि नेट के ऊपर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पानी के शोधन के लिए क्या करें? मेरा दूसरा प्रस्ताव है, डॉक्टर गुप्ता जी से निवेदन है, जल शोधन के ऊपर 1-2 घंटे का वेबिनार रखिए। हमें जीवित रहने के लिए वायु शोधन, जल शोधन और मृदा शोधन, 3 चीजों को शुद्ध करना सीखना होगा देसी तरीकों से। प्रभु कृपा से हमने इसके ऊपर विशेषज्ञता प्राप्त की है। हम पूरे भारत की वायु को शुद्ध कर सकते हैं। कोई गाड़ियां चलाते रहो आप जहरीले, कोई दिल्ली में और कहीं पे जो है लंग कैंसर नहीं बच्चों को, सब ठीक हो जाएंगे। या आपका पानी जितना विषैला है, पूरे पानी को हम 100% शुद्ध कर सकते हैं। और जो मिट्टी को कहते हैं अगले 20-30 साल तक ये विष नहीं निकलेंगे, जितने 70 साल में आपने विष डाले हैं, 60 से लेकर आज तक 40-50-60 साल जितने विष डाले हैं, तुम वैज्ञानिक बोलते हैं, कृषि वैज्ञानिक विद्वान लोग हैं, वो अपनी बड़ी लोग तो बड़ी बात करेंगे ना, वो बोलते हैं इसमें तो लग जाएंगे 5-10-20 साल। हम कहते हैं 1 महीने में, 30 महीने में हम भूमि के सारे विष समाप्त कर देंगे। खर्चा क्या आएगा? प्रति एकड़ ₹1 का खर्चा केवल। तो मेरा निवेदन है प्रिंसिपल साहब से, डॉक्टर गुप्ता जी से, कार्यक्रम रखिए इसके ऊपर। यदि आपको अच्छा लगे तो हम पूरा शोधन, जल शोधन, वायु शोधन, मृदा शोधन, इसके ऊपर जो हमने पिछले 15-18 साल में काम किया है, सब कुछ हमें आपको देने में बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपके माध्यम से ये बहुत दूर तक विषय जाएगा। तो ये हम जल शोधन का विषय भी, ये क्लोरीनेशन का विषय भी छोड़ दें। तो अब मैं अंतिम भाग की ओर आ रहा हूं। दवाइयों की बात की जा रही है। वो डॉक्टर भंडारी ने संकेत किया था $1 मिलियन का वैक्सीनेशन का एक व्यापार होना है, इसलिए डराया जा रहा है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, प्रमाणित कर सकता हूं, सर्वे करिए, जहां 100 लोग कोरोना से मरे बताए जाते हैं, उसमें से शायद 1 कोरोना से मरा होगा या वो भी नहीं मरा होगा। हमारे एक मित्र के पड़ोस में किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई, 4 डॉक्टर आ गए, कितना पैसा लेना है, बोलो कि ये कोरोना से मरा है। अजीब खेल हो रहा है। ये आने वाले कार्यक्रम की व्यापारियों का एक है, तो ये वास्तविकता नहीं है जो बताए जा रहे हैं कि इतने लोग मरे, उतने लोग मरे। ये सच नहीं है। किसी भी रोग से मरे, डॉक्टर को 75,000 रुपया, 70,000 रुपया मैंने सुना है कि मिलता है, ये कहने का कि कोरोना से मरा है। यानी आगे अरबों डॉलर का मामला है। तो खैर, तो कितना सरल है चिकित्सा, जो मैं बता रहा हूं वो आप सुनिए। किसी को कोरोना जैसा कोई खांसी, बुखार किसी तरह का हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको क्या करना है? त्रिकटु या त्रिकुटा, आधा ग्राम, 1 ग्राम पुराने गुड़ या उसके साथ, शहद के साथ या पानी के साथ ले लीजिए। 5 मिनट में आपका ज्वर उतर जाएगा। वो कौन सा ज्वर है जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो कोई बात। सर्दी चढ़ रही है, तुरंत आप ठीक होंगे। केवल एक ज्वर नहीं उतरेगा, पित्त ज्वर, जिसमें जीभ लाल है, आंखें पीली है, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लू है, उसमें ये काम नहीं करेगा। उसमें आपको क्या करना है? नीम और चिरायते का प्रयोग। इसको सैकड़ों बार पिछले अनेक दशकों में आजमा चुका हूं, तुरंत काम करता है त्रिकटु। अब आप कहेंगे त्रिकटु, त्रिकुटा होता क्या है? सूंठ, काली मिर्च और मग पीपल, तीनों को समान मात्रा में मिला दीजिए, आपका त्रिकटु बन गया। कांच की शीशी में रख लीजिए। दूसरा उपाय,
हमारी जो ऋषि मुनियों की चीजें होती है वो चमत्कारिक होती हैं, और एलोपैथ ने एक कानून बनाया है, चमत्कार की बात करने के ऊपर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है, आप चमत्कार की बात नहीं कर सकते। तो होता तो चमत्कार है, आप मान लीजिए चमत्कार नहीं, क्योंकि दंडनीय अपराध है चमत्कार का, होता मिनटों में। दूसरा उपाय, मैंने एक रोगी को देखा, उसको आज कोरोना जैसे लक्षण आए, जुकाम हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, छींकें आ रही है, उसको कहा ये चिकित्सा कर लो, नौजवान था, नहीं की। दूसरे दिन उसको बताया कि तुमको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दवाई करो। उसने की और 5 मिनट में ठीक हो गया पूरी तरह से। वो क्या था? हींग शुद्ध 10 ग्राम 200-150 ग्राम पानी में पकाई, पकाने के बाद 500-600 ग्राम शुद्ध नारियल के तेल में या देसी घी में या किसी अच्छे तेल में उसको पका दिया। उस पानी को, पानी जब सूख गया तो उस तेल को, घी को संभाल कर रख लिया और उसकी एक बूंद यहां पे लगाकर ऐसे नाक के अंदर ऐसे लगा दी, बस काम खत्म हो गया। बस उस बच्चे ने, उस नौजवान ने यही काम किया, 5-7 मिनट बाद या 10 मिनट लगे होंगे, वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। परम जंतुघ्न है, जंतुनाशक है हींग, थोड़ी मिलावटी भी होगी तो भी चलेगी, 100 ग्राम में और 25 ग्राम असली हींग है तो भी चलेगा। तो एक ये प्रयोग घी तेल बना लीजिए पकाकर और उसका प्रयोग करिए, बस ऐसे लगाकर चली जाइए, आधी बूंद ऐसे लगाइए, कान के पास लगाइए, ऐसे हाथ में कर दीजिए, 1 या 2 बूंद में काम हो जाएगा। कहीं भी जाइए आप सुरक्षित हैं। जब मैंने ये दवाई बनाई, आने वाले 8-10 दिन तक मेरे घर में मच्छर और मक्खी गायब हो गए, सारे घर में गंध हो गई हींग की, कीटाणु क्या बचेंगे? आप भी करेंगे तो आपको भी यही अनुभव है। दूसरा उपाय, एक कोयला या देसी गाय को गोबर का टुकड़ा लीजिए, उसको जलाइए, जलाकर उसके ऊपर थोड़ा देसी गाय का गोबर और इतनी एक चुटकी हींग का पाउडर डालकर उसको एक थाली में या कटोरी में या किसी चीज, मिट्टी के बर्तन लेके घर में घुमा दीजिए। छिपकलियां, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब और कीटाणु रोगाणु समाप्त। घर के सभी लोग अगर सूं कर रही हैं, जुकाम जुकुम कुछ है, सभी लोग कहेंगे हम ठीक हो गए, केवल हींग से इतना हो जाएगा। तीसरा उपाय, शहरी लोग आजकल एसी में रहते हैं, कहीं एक उत्तर प्रदेश के किसी बहुत बड़े नगर के तीर्थ स्थान के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे मिलने के लिए गए, उनको कोई सहपाठी मिलवाने के लिए ले गए, तो उनका पीला रंग पड़ा हुआ, तो मुझे लगा ये डीसी महोदय को पी लिया है। गए, बैठे, 10 मिनट का समय दिया, विषय चला तो 1.25 घंटा लग गया, और वहां पे हमने एक धूप जलाई, और जब मैं उठकर आया तो मैंने उनको कहा, जिलाधीश महोदय आपके चेहरे का रंग लाल हो चुका है, शीशा मंगवा कर देख लो। और वो झुककर बैठे थे, सीधे होकर बैठे थे, 10 मिनट 1.25 घंटे के बाद क्या हुआ वो आप सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गोबर गाय का गुड़ और देसी गाय का घी, 1 किलो यदि गोबर है गीला, उसमें 100 ग्राम देसी गुड़ डालिए, 100 ग्राम घी डालिए और उसको मसल कर अच्छी तरह मिलाकर सीधी टेढ़ी कैसी भी बत्तियां बना लीजिए, उंगली जैसी या चपटी बत्तियां। हम तो ऐसे फैला देते हैं 1 सेंटीमीटर मोटा, और उसको ऐसे से काट देते हैं 1-1 इंच के ऊपर, सुखा देते हैं, सूखने के बाद चपटे टुकड़े आ गए, घी लगाया, त्रिकाल संध्या में उसको जलाना, सुबह दोपहर शाम। क्या होगा? एसी वाले कमरे में जहां आपके पास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आपकी जीवनी शक्ति समाप्त है। इतनी ऑक्सीजन पैदा होगी, कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, आपको लगेगा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। एक प्रोफेसर आए, उन्होंने आए मेरे पास लखनऊ में, आए कमरे में, कहते गुरुजी आपके कमरे में इतनी ऑक्सीजन कैसे है? वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं कहा हाँ कुछ करता हूं मैं, कहते बाहर भी इतनी ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा मैं गोबर की धूप सुबह दोपहर शाम ये जलाता हूं, मेरा निवेदन है आप इसको बनाइए, जलाइए, आप कहेंगे हमें एक बहुमूल्य खजाना मिल गया जीवन के। ये धूप जलाइए, आपके सारे रोग लगभग समाप्त होंगे, रेडिएशन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा कमरे में से, कंप्यूटर वगैरह का सब कुछ, और जितने रोगाणु कीटाणु नायलॉन के पर्दे टंगे उसका विष समाप्त हो जाएगा। ऐसा अद्भुत प्रभाव होगा इसके कारण। और दिन में यदि आपको नींबू से एलर्जी नहीं है तो थोड़ा गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर, बीज वाला, बिना बीज वाला नहीं चलेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो आधा नींबू निचोड़कर पी लिया करें।
गर्म पानी में, गुनगुने गर्म पानी में। आप जानते हैं उसका जो है जितना भी है ऊपर फैट का शेल बना होता है इसका वायरस का, ऊपर का शेल टूट जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, उसका जो है पूरा आपका वायरस समाप्त हो जाएगा। और यदि नियमित रूप से आप बीमार नहीं है तो ठंडे पानी में पीना, केवल कांच के गिलास में या सिरामिक में, स्टील में नहीं पीना है, उसमें ताजा घोल कर पी जाइए। सेंधा नमक डालकर पिएंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो भी ठीक हो जाएगा, घटा है तो भी ठीक हो जाएगा। एक ही बार में आपको लगेगा ठीक हो गया, 2-4 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। त्रिफले का प्रयोग नियमित करते रहिए। आंवला, सूखा, हरा, चटनी कैसे भी प्रयोग करिए, भूल कर भी रविवार को प्रयोग आंवले का ना करना। आप यदि विश्वास नहीं करते इन बातों पे हमारी पुराणों के तो मत करिए, मगर प्रमाण देने का मुझे अवसर दीजिएगा। मैं प्रमाणित करूंगा कि पुराणों की बात को मैं नहीं मानता था, मैं प्रमाणित करूंगा कि जो उसमें 14-15 नियम है वो पूरे वैज्ञानिक हैं। मुझे अवसर दीजिएगा, मैं सिद्ध करूंगा। तो रविवार को आंवले का नाम भी लेंगे तो आपकी ताकत कम हो जाएगी। परख कर देख लेना ये अद्भुत क्यों होता है, पता है। अंतिम बात जो मैं बताना चाहूंगा, मेरे 10 मिनट शायद समाप्त होने में 1 मिनट बचा है। शुद्ध कपूर पतंजलि का ले लीजिए और उनसे अच्छा है। सतपुदीना सारा नकली मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में जहां बनता है वहां से ले लीजिएगा। सत अजवाइन बाजार में 99% नकली है, कहीं से ढूंढ कर लाइएगा, मैं ढूंढ रहा हूं, शायद अब मिल जाए। और सौंफ का तेल हेक्सेन के बिना, इन सबको मिलाइए। नीलगिरी का तेल बिल्कुल मत डालना, यूकलिप्टिस का तेल पूरा विषैला है, पूरा नकली है वो तेल, या ये कहिए कि पेड़ ही गलत है उसका, वो असली पेड़ अब नहीं है। ये सबको मिलाकर रखिए, थोड़ी देर में घुल जाएंगे, एक जान हो जाएंगे, अमृत धारा बन गया। बाजार के अमृत धारे से 10 गुना 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक बूंद हमने जिसको भी दिया, एलर्जी का अस्थमा उसका 4-6 महीने में ठीक हो गया। दैनिक 3 बार एक बूंद दी। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने 2.5 साल काम किया गाजियाबाद में। जितने 3 केस थे वहां पे एलर्जी का अस्थमा के, सब ठीक हो गए। जिनको भी किसी भी तरह का वायरल फीवर, वायरल किसी तरह का अटैक हुआ, उनको हमने गर्म पानी पिलाया, सूखी रोटी खिलाई, घी तेल ठंडा बंद कर दिया, केवल 2 दिन अमृत धारा की 1-1 बूंद 3 या 4 बार दी, खांड में, बताशे में, पानी में, वो व्यक्ति पूरा ठीक हो गया। कहने को बहुत कुछ और भी है, ये मेरा ज्ञान नहीं कि ऋषि मुनियों का लाखों वर्ष का, आपके पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का अनंत ज्ञान है, ये कैसे समाप्त होगा, है ना। तो रेत के कण कुछ हमने भी बीने हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत किए, शायद आपके किसी काम आएंगे। तो मेरा सौभाग्य, आपने मुझे समय दिया। डॉक्टर गुप्ता जी का, आप सब विद्वानों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि भारत का ज्ञान भारत को लौटाने में मुझे बहुत तृप्ति मिलती है। इसका सुअवसर देने के लिए बारंबार आप लोगों का आभार, धन्यवाद। तो प्रश्नोत्तरी के लिए समय रखा गया हो तो मैं उपलब्ध हूँ। वंदन, नमस्कार। आपसे निवेदन है कि इसको 10 मिनट तक चलाइए। प्रोफेसर सुनील जोशी हमसे तकनीकी कारणों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। आपके बोलने से मुझे कुछ सूझ गया कि और क्या कहना चाहिए, और मैं आपसे पहले से क्षमा मांग लूं, हाथ से व्यंग्य में बात करना मेरा स्वभाव है, तो बुरा मत मानिएगा। थोड़ा हल्का फुल्का वातावरण रहता है, 5-5 घंटे हम क्लास करते हैं, कोई थकता नहीं है। आशा है आप मुझे इसकी अनुमति देंगे। जी, तो मुझे तो पता नहीं था, आप पहले से देख चुके हैं यूट्यूब पे। जी आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन ये है कि टूथपेस्ट से महंगी दातुन होती है या ब्रश होता है? दातुन तो जगह जगह उपलब्ध है। और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा दातुन को हम 10 बार कर सकते हैं, 15 बार। मैं क्या करता हूँ, दातुन की और काट कर उसको ऊपर से धोकर रख दिया। तो किसी नौजवान ने कहा तो बड़ा गंदा लगता है। मैं कहा आपकी बात तो ठीक है भाई नौजवान मित्र, ये तो बड़ा गंदा लगता है। मैं कहा टूथपेस्ट तो रोज नया खरीद के लाते हो ना, वो पुराना तो नहीं प्रयोग करते? नहीं, वो तो हम कई दिन करते हैं। मैं कहा वो गंदा नहीं लगता। तो ये मन के जो है हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से इस मीडिया ने कुछ छवियां बना दी हैं, अवधारणाएं बना दी हैं, जो हमको स्वस्थ जीवन से दूर ले जाती हैं। दातुन है ना जगह जगह, फिर पतंजलि का लो चाहे डाबर का लो, किसी का लो, मंजन बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। गौशालाओं के मंजन सभी अच्छे हैं। उंगली से जब हम करते हैं तो मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, और जब मसूड़े मजबूत होते हैं तो दांतों की आयु लंबी हो जाती है। ये जरूर है कि 2 मिनट अधिक लगते हैं। मैंने देखा है जो पतला सा पेन है 3 रुपए वाला,
इस पेन जितनी मोटी दातुन का ब्रश बनाने में मैंने परखा कितने सेकंड लगते हैं। डॉक्टर साहब केवल 6 सेकंड लगे ब्रश बनने में। इधर मंजन रखा, उधर ब्रश बनाया, उसको लेकर सब जगह कर दिया, साफ हो गया। तो ये तो मंजन की बात हो गई। और फिर जहां तक दूसरी बात है आपकी ये कपड़े की, ये सचमुच मामला थोड़ा टेढ़ा है। भारत का विश्व व्यापार कपड़े का बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? इन बेईमान व्यापारियों के कारण। सूती धागे में इन्होंने सिंथेटिक रेन सब में मिला दिया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और ये पिछड़ गए। अब ये सरकार से मांगते हैं सहायता। तो अब तुम बेईमानी बंद करो भाई। तुम्हारी बेईमानी में भारत सरकार क्यों सहायता करेगी? तो सूती वस्त्र भी जो मैं पहनकर बैठा हूं, इसमें धागा नहीं मिला है, और जो आपका बहुत बढ़िया कपड़ा है सूती, जिसकी आसानी से जो है वो बट नहीं पड़ते, धोने के बाद भी वो ठीक ठाक रहता है, उसमें वो डाल दिया उन्होंने, गड़बड़ की है। एक बात। दूसरा मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर साहब, हर चीज सरल बनाने का प्रयास बिल्कुल उचित बात है। सरल सस्ता नहीं होगा तो उसको जीवन में नहीं ला सकते। पर एक दो बातें ऐसी है जहां शायद सस्ता ना हो पाए। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा। अब नायलॉन की चप्पल आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, चमड़े की चप्पल तो गांव से भी लेंगे तो 150-200 की ही मिलेगी। तो फिर क्या करें? फिर कपड़े की बात है, वो ठीक कहा आपने, 150, 200, 300 रुपए मीटर है सूती कपड़ा, सिंथेटिक 25 रुपए है। तो मैं समझता हूं कि यदि जीवन का सौदा हम करें तो ये जीवन 25 रुपए मीटर में हम दे देंगे क्या? या फिर 200 रुपए मीटर का सूती लेंगे, वो प्रेस का भी कष्ट करेंगे। मेरे सामने कुछ बहनें बैठी थी 50-60, उसमें एक बहन खड़ी हो गई, कहती, बहन जी, हमारे प्लास्टिक के जार तो टूटते नहीं है अचार के, कांच का जार तो टूट जाएगा। मैं कहा, हाँ बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीवन का क्या है? मर जाएंगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा, तो आप अपना प्लास्टिक का जार बचा कर रखो। वो सारी महिलाएं कहती, जी समझ आ गया। तो ये जीवन का सौदा है डॉक्टर साहब, देखना पड़ेगा। पर विकल्प ढूंढते जाना, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे, मजाक की बात अलग है, पर हमको ढूंढना पड़ेगा। दवाइयों के लाखों रुपए देने से अच्छा है थोड़ा सूती कपड़े के ऊपर थोड़ा सा खर्च कर लें, और जब मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो निश्चित है मूल्य कम हो जाएगा। ऐसा भी है। और दूसरे, जब बीच का व्यापारी हट जाएगा। मैं गया था यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां पे जैन समाज ने 108 खड्डी लगाई हुई है। वो महिलाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 1100-1200 रुपए महीना देते हैं, और अंत में खड्डी मुफ्त में साथ देते हैं। घर घर में खड्डी लग गई। जिस महिला का 50 रुपए आय नहीं थी, उसकी आय आज जो है 800 रुपया 700 रुपया दैनिक है। खड्डी के कारण वो कपड़ा हमको जो यहाँ 150-200 रुपए मिलता है, वहां मुझे 50-60 रुपए मीटर मिल गया। तो डॉक्टर साहब, ये सस्ता निश्चित हो जाएगा। आपकी चिंता मेरी भी चिंता है, पर इसको व्यापारी के हाथ से निकालकर लोगों के, किसानों के तक पहुंचाना पड़ेगा। तो खैर, हम पीछे लौटते हैं, फिर जीवनी शक्ति को बढ़ाने के ऊपर लौटते हैं। तो ये जो प्राणायाम है जी, जहां पे गोबर की धूप जली हुई है, वहां नायलॉन के पर्दे हैं, नायलॉन के पीछे बिछाने का कुछ सब कुछ है, तो आप सही आसन पर बैठ कर प्राणायाम करिए। जीवनी शक्ति इतनी जबरदस्त बढ़ती है जो और किसी चीज से नहीं बढ़ती। मन जब विश्राम में जाता है, वो अवरोध बनता है। तनाव भरा मन जो है हमारा, हमारी जीवनी शक्ति का सबसे बड़ा अवरोध है। वो विश्राम में जाता है तो जीवनी शक्ति ऐसे कौंधती है बिजली की तरह, और प्राणवायु भीतर जाती है। तो वो जलाकर अपनी गोबर की धूप प्राणायाम करें। दूसरा, 10 मिनट का ध्यान जो करते हैं, उनके सभी रोग तेजी से ठीक होने लगते हैं। तो ये जो ध्यान का मामला है, इसको भी हमको, अब तो YouTube के ऊपर अनेक प्रकार के ध्यान हैं, वो कर लेने से भी हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। हम हल्दी नकली खा रहे हैं। अब आ रही आवाज? हल्दी हमारी जीवनी शक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो जो बाजार की गांठ है, वो कहते हैं वो नहीं चलेगी। तो सब की सब किसान को सिखाया है, पीले रंग की सुंदर गांठें बनाओ। खेत से अमृत उखाड़ कर लाते हैं, पीले रंग में डालकर विष बना देते हैं, नहीं चलेगा। तो किसान से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन का एक स्रोत है। बड़ा एक बहुत बड़ा उपयोगी तरीका, देसी गाय का घी प्राप्त कीजिए। 100 रुपए से 2000 रुपए 100 ग्राम पाँव के तले में लगाइए, नाभि में लगाइए, नाक में लगाइए। जीवनी शक्ति प्रातः तक बढ़ जाएगी।
माइग्रेन का रोग 10-20 साल पुराना 15 दिन में चला जाएगा, सरदर्द चला जाएगा। जिन बच्चों की, लड़के लड़कियों की आंखें सुंदर नहीं रही, स्नायु कोश बनेंगे, वो एकदम आंखों में चमक और सुंदरता आ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी। सरदर्द जो होती है पित्त के कारण, वो पित्त भी चला जाएगा। पांव के तले में मालिश, नाभि में, नाक में और गुदा चक्र में गाय का घी लगाना स्नान के समय में, तो इससे भी बड़े अद्भुत परिणाम होते हैं हमारा अनेक समस्याओं के। और जो नाक बंद है, खराटे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। नाक से नक्सीर आती है गाय के घी से, 1-2 महीने में वो भी ठीक हो जाती है। तो इतना आपने जो 10 मिनट दिए, उसके मुझे ये कहना था 2-4 बातें। और बाकी जो मैंने अनुरोध किया 2-3 विषयों पे और रखिए कार्यक्रम, तो उस पे जो मेरे पास है मुझे देने में प्रसन्नता होगी। आपसे एक जो हमारे एक प्रतिभागी हैं, उन्होंने ये कहा है, क्या बदलते हुए समय में, जो आज का बदलता हुआ समय है, बदलती हुई जीवन शैली है, बदलती हुई परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में क्या पूरी तरह भारतीय परंपराओं, जो पुरानी परंपराएं थी, क्या उन परंपराओं का पालन किया जा सकता है? उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो पहले ताई हुआ करती थी, यानी उनकी माँ से भी बड़ी, वो पहले अपने हाथ पैरों को जो साफ करती थी, वो गोबर के, गाय के गोबर के कंडे से साफ करती थी, और दिन में कई बार करती थी। इतनी बार करती थी कि लोग उन्हें सनक भी कहते थे स्वच्छता का। ये सही है, लेकिन क्या आज के समय में, जब पूरे घर में गैस है, कहीं पर कोई चूल्हा नाम की चीज नहीं, अगर चूल्हा है तो लकड़ी है, लकड़ी के साथ कहीं गाय का, देसी गाय का, भारतीय गाय का गोबर नहीं, और क्या, और जो जर्सी गाय, भैंस, इनके गोबर का कंडा मिलेगा, अगर वो हम जलाते हैं, उसकी राख इकट्ठा करते हैं, भस्म बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद और टॉक्सिक ना हो, वो उसी तरीके का टॉक्सिक हो जैसा कि वो टॉक्सिक ये आज का जो साबुन या और जो सैनिटाइजर है। तो क्या सरल और सहज क्या किया जाए ऐसे में? मतलब जीवन शैली हमारी इतनी अधिक जटिल हो चुकी है, ऐसी जटिल जीवन शैली है, सिर दर्द होता है, सिर दर्द का बड़ा सरल और सहज उपाय है कि अगर वो नेति कर लेता है, हो जाएगा, लेकिन उसमें लगेगा उसे आधा घंटा। लेकिन अगर वही तुरंत गोली खाएगा, एस्पिरिन या एनाल्जिन, और काम पर चल देगा, उसका सिर दर्द पूरी तरह गायब होगा और वो बिल्कुल एज गुड एज बिफोर। लेकिन जो हम नेति करते हैं, उसमें इस बात की कि वो 100% क्योर हो, मतलब कई लंबा समय भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ और बीच का रास्ता निकल सकता है कि जहां जो निरापद हो पाश्चात्य जीवन शैली के कंपोनेंट, उनका हम अपने में अंगीकार करें। एकदम आज का समय ऐसा नहीं है कि हम पूरा पाश्चात्य शैली को अंगीकार, पूरी तरह तिरस्कार कर दें या उसको हम घृणा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमें देखना ही होगा। क्योंकि जिस टेक्निक से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी से जुड़ पा रहा हूं। आज अगर ये सब तकनीक नहीं होती तो शायद हम नहीं जुड़ पाते। लेकिन ये भी सही है कि इसके साथ एक रेडिएशन का खतरा भी है हम पर। जिस तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस तकनीक के चारों तरफ जो टावर और ये जो लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो रेडिएशन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो। तो क्या इस सब को हम छोड़ भी नहीं सकते, और इसके बिना अगर रह भी नहीं सकते, तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ अगर आप इस पर भी प्रकाश डाल सकें, तो एक प्रतिभागी का ये प्रश्न है, तो आपकी बड़ी कृपा हो। डॉक्टर साहब, आपकी चिंता जो है ना, आपने जो कहा, हमारे देश के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी। आप वही बात कह रहे हैं, पश्चिम का भारतीयकरण और परंपराओं को, जो हमारी पुरानी परंपराएं, उनका आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा। जो बह गया गंगा का पानी, उसको लौटाया नहीं जा सकता। हम गाड़ी से उठकर बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते, ये बिल्कुल ठीक है। और इस माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका भारतीयता का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि हम गाड़ी से उठकर बैलगाड़ी में बैठ जाएं। पर अंधे होकर ही हम आधुनिकता को अपनाएं, इसका अर्थ ये भी तो नहीं है। हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं। विवेकपूर्ण अनुकरण करना हो तब तो बिल्कुल ठीक था। हम विवेक को तितांजलि देकर एक अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं।
वो चंद लोग आप जैसे होंगे जो चिंता कर रहे हैं थोड़े से, पर आप जो आयोजक हैं, आप सबकी तो चिंता है ही है, तभी आपने आयोजन किया है, ये अन्यथा ना होता ये तो है ही। पर ये सब लोग इसको इसी तरह से सोचे तो समाधान निकल आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने रेडिएशन की बात की, हम इस पे कोई 8-10 साल से काम कर रहे थे, तो हमने इसके ऊपर एक ऐसा सुंदर प्रयोग हो गया, केवल गोबर का प्रयोग करके हमने पूरी रेडिएशन को नियंत्रित किया। और ये जो चिप है हमारी, ये गोबर से बनी चिप है, इतनी पतली है, गत्ते से भी पतली है, और आराम से 500-700 तक में भी बिक रही है, और खर्चा हमारा 100 रुपया भी नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से हमने कंप्यूटर, मोबाइल के लिए भी चिप बना दी है, और भारत में अनेक लोगों को सिखा दी है, वो बनाकर लाखों रुपए की बेच रहे हैं। तो एक तो गोबर इतना अद्भुत समाधान है जो कल्पनातीत है, तो ऐसे एक तो किया जा सकता है। दूसरा, मंजन और पेस्ट घर घर में बन सकता है। एक बार बना लिया और 6 मास प्रयोग कर लिया, या कोई कुटीर उद्योग के रूप में वहां बना रहा है तो टूथपेस्ट ना खरीदा, 100 रुपए का, 50 रुपए का मंजन ले लिया, तो अपना वो बीच का रास्ता निकल आएगा, कोई कठिन नहीं है। साबुन बनाना हम सिखा रहे हैं, हजारों लोग हमारे कहने से साबुन बना रहे हैं विष रहित, और बेच भी रहे हैं, उनको अच्छी आय भी हो रही है, तो साबुन का भी समाधान निकल आएगा। तो एक एक करके हम हर चीज का समाधान क्रमशः निकाल लेंगे। जो बीमारी का आपने कहा, दर्द निवारक दवाएं, तो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, हमारे जो वैद्य लोग हैं, इनकी परंपराओं से, इनकी जड़ों से इनका संबंध टूट गया है। ये एलोपैथी ही पढ़ रहे हैं अधिकांश डॉक्टर। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो उत्तर भारत की हालत ठीक नहीं आई हुई में, नहीं तो वहां पे तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, दवाई सुंघा दो तो ज्वर उतर गया, सर की दर्द चली गई। ऐसे ऐसे जादू जैसे टोटके हैं कि जिन बीमारियों में एलोपैथ को महीनों लग जाएंगे, वो क्षण भर में ठीक होती है। थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा एक टीम के रूप में, तो निश्चित रूप से आप जो चिंता है आपकी, वो निश्चित रूप से समाधान होगा। अभी तक कहते हैं कि पेन किलर नहीं है आयुर्वेद में, हमने उस पर काम किया, पेन किलर मिल गए हमको, है सब कुछ, मगर हमारे आधुनिकता के साथ जो हमारे आयुर्वेद से हमारी जड़ें कट गई, उसके कारण ये सब गड़बड़े होने लगी। समस्या केवल एक होती है, आधुनिक जीवन शैली में भी उतना ही समय लगेगा, और जो पुरातन जीवन शैली को अपने आधुनिक के साथ जोड़कर चलेंगे तो भी उतना ही समय मिलेगा। केवल ये हो गया है कि सुबह उठकर टूथपेस्ट करना हमको लगता है ये तो एक जीवन का हिस्सा है, दातुन करना जीवन का हिस्सा नहीं लगता, समय बराबर लगेगा। तो उनको अभ्यास में लाना, लोगों के दिमाग में, उनकी प्रोग्रामिंग में डालना, अब ये भी हो सकता है, ये थोड़ा समय ले लेगा। समाधान हर चीज का है। मुझे अभी तक प्रभु की ऐसी कृपा है, अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं मिली है जिसका मुझे समाधान ना मिले। मैंने जनता में जाना उस दिन शुरू किया जिस दिन मुझे लगा कि अब समाधान मेरे पास है, तब तक मैं घर में बैठा, कोई लाभ नहीं है मैं का जाने का, मैं बता ही ना पाऊं कि इसका समाधान क्या है, केवल डरा कर आ जाऊं तो ये तो कोई बात नहीं बनती। तो अब हमारे पास लगभग हर चीज का समाधान है, और जो नहीं है तो मैं एक बड़ा कह देता हूं मजाक में, भाई सारा ठेका राजेश कपूर का क्यों है? ये जो युवा पीढ़ी 18, 20, 25 साल की, जो हमने करना था कर दिया, तुम भी करो। कोई हमें पिछली पीढ़ी का ही काम थोड़ी है सारा, हमने 100 समस्याओं का समाधान ढूंढा है, तुम भी 10-20 का ढूंढ लो। तो ये विश्वास सबसे बड़ी बात है कि हम समाधान कर सकते हैं। इस विश्वास से सब कुछ निकल कर आ जाएगा। ये नौजवान में, हमारी नई पीढ़ी में विश्वास नहीं है कि भारतीय परंपराओं में हर चीज का समाधान हो सकता है। वो समाधान है, ये विश्वास जगाना जरूरी है। आप में यदि कोई इतिहास के विद्वान बैठे हैं, मैं अपनी एक पीड़ा आपके आगे रख देता हूं। मेरी पीड़ा यही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, किसी विषय पे काम की जरूरत इतनी नहीं है। इन सारी समस्याओं का, स्वास्थ्य का, आर्थिक समस्याओं का, सबका समाधान निकल आएगा। केवल आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। जो बात डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कही थी वो मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसके ऊपर सैकड़ों किताबें विदेशियों ने लिखी हैं।
कुछ संघ वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, भाजपा वाला, ये वाला वो वाला, नहीं, आपको स्वीकार मत करिए, वो बाद में देखेंगे। अरे जो विश्व भर के विद्वानों ने हमारे ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हैं और भारत के इतिहास के विद्वान उनको जानते तक नहीं है, कम से कम उन किताबों के बारे में तो चर्चा कर लीजिए। ऐसी 25, 50, 100 किताबें सामने ले आइए, इतिहास पे काम करिए, फिर वो पीढ़ी पैदा होगी 1-2 साल के अंदर जो भारत की हर समस्या का समाधान करेगी। भारत नहीं, विश्व की हर समस्या का समाधान करेगी। ये क्षमता भारत की है। भारत की एक ही समस्या है, वो है आत्मविश्वास की कमी। इस आत्मविश्वास गौरवहीनता को बनाए रखने के लिए 250 साल से काम चल रहा है। ये लोग मूर्ख नहीं है विद्वान बंधुओं, मेरे आदरणीय बंधुओं, ये लोग मूर्ख नहीं है जो मेरे इतिहास को विकृत करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, समाचारों को विकृत करने के लिए। वो सब कुछ करते हैं क्यों? शिक्षा को विकृत करने के लिए। वो जानते हैं कि भारत का इतिहास जिस दिन जाग गया उस दिन ये हमारे काबू में नहीं रहने वाले, सारी दुनिया को हम काबू में करने वाले हैं। मेरे मन में यही है कि भारत का सही इतिहास, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा एक काम किया हुआ है, पिछले 25-30 साल से इतिहास मेरा प्रिय विषय है, उसको मैं संकलित करता रहता हूं, तो बहुत सी किताबें इकट्ठी हो गई हैं, तो वो मैं सब आप लोगों को देना चाहूंगा यदि इतिहास विभाग कहीं पर हो और उस पर सेमिनार हो। केवल 3 साल का कार्यक्रम है जी, यदि आप इसमें आपको विषयांतर ना लगता हो। पहले वर्ष में रिसर्च पेपर लिखवाने 100, 150, 200 क्या पेपर होंगे? विश्व के विद्वानों ने हमारे बारे में कितना अद्भुत लिखा है जो भारत के विद्वान इतिहास के नहीं जानते। दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में पूरा अंतरराष्ट्रीय एक सेमिनार उसके कर देना, बस उसके बाद सब कुछ अपने आप होने लगेगा। कपूर साहब, सारे राष्ट्र विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। कपूर साहब, जहां तक सामने ला देना है, कपूर तो साहब, सच जहां छुपा तक पड़ा। मैंने आपके पूरे जो आपका पूरा ये व्याख्यान था, ज्ञान था आपका, और जिसने हमें बहुत एक सोचने को मजबूर किया, थॉट प्रोवोकिंग था ये। मुझे इसमें एक चीज ये लगी कि आपके विचारों के केंद्र में जो है वो कहीं ना कहीं गाय है, भारतीय गाय है आपके केंद्र में, लेकिन आपके विचारों के, आपके समाधान के केंद्र में भी है वो। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है, अगर जब ये बात की जाए कि भारत में भारतीय गौवंश की संख्या कितनी है, जहां तक मेरी जानकारी, अगर मैं गलत ना हूं तो केवल 1 करोड़ है। आपके विचारों को पढ़कर या और जगह जगह ऐसे ये जानकारी मिलकर हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे देसी गाय का घी चाहिए, लेकिन गाय पालने के लिए कोई तैयार नहीं है। देसी गाय का दूध चाहिए, लेकिन कोई गौपालन करने के लिए तैयार नहीं है। जो गौपालन करता है वो भी ये कोशिश करता है कि गाय जो है वो दूसरी हो। मैं पहाड़ की स्थिति बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है कि लोगों ने अपनी जो देसी गाय है उसको भी हाइब्रिड कर दिया है, विदेशी संकरण जो कैसी मिश्रित प्रजाति की गाय बना दी हैं, और धीरे धीरे केवल वो पूजा के लिए, अब तो एक और बड़ी हो गई कि गाय रखता है, उपेक्षित होती है उसकी वो, और उसको केवल पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। उसके गौमूत्र, गोबर और थोड़ा बहुत जो दूध मिल जाता है टी कप चाय के गिलास की तरह, तो उतने ही वो इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। अगर हम भारतीय परंपराओं, भारतीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करें, पुनर्स्थापित करें, तो उसका जो प्राण है, उसकी जो आत्मा है, वो तो देसी गाय है। वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। वो कैसे होगी स्थापित? कैसे होगा? सब कुछ सही है, देसी गाय का से घी का पंचगव्य जो है वो 5 ही अमृत हैं, उसके 5 गव्य ही अमृत हैं, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? कहां से उपलब्धता होगी? हम ब्राजील तो नहीं जाएंगे उसके लिए लेने, या ब्राजील से तो नहीं मंगा सकते। तो ऐसे में कुछ इस पर भी बताइए, आपकी क्या सोच है इसको लेकर? क्या किया जाए, क्या समाधान है इसका? हेलो डॉक्टर साहब, मुझे जो लगता है आवाज आ रही है? तभी आपके दर्शन करने पड़ेंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये सटीक सही बातें कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, गाय के बिना मैं क्या, सृष्टि का अस्तित्व तो संभव नहीं है। बड़ी चिंता का विषय है कि शायद 1 करोड़ या उससे कुछ अधिक, 10 करोड़ में से गौओं में से 9 करोड़ या 8 करोड़ की विदेशी नहीं है, या नस्ल खराब हो गई है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ब्राजील, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, इनके पास तो भारतीय गाय नहीं थी। आज स्थिति है हमसे कहीं अच्छी गऊ है। 22 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील के पास 23 करोड़ भारतीय गऊ हैं। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? 8 वर्ष में कहा था इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने या फ्रांस ने कहा था 8 साल में हम अपनी A1 ब्रीड को बदलकर A2 बना डालेंगे 3 पीढ़ी में। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अच्छा, अमेरिका ने अपना अच्छा A2 मिल्क को स्वीकृति नहीं दी। न्यूजीलैंड कहता रहा तब तक नहीं दी जब तक कि इली लिनी ने और मॉन्सेंटो ने अपनी सारी गऊ में बदलकर A2 नहीं बनी। पर जैसी की तो उनके पेपर को, जिसको झूठ बोलते थे, गलत बोलते थे, न्यूजीलैंड को स्वीकार कर लिया। हम क्यों नहीं कर सकते? समस्या ये नहीं है कि 1 करोड़ गऊएं बची हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, समस्या ये है उनको बचाने और उनको बढ़ाने के लिए हमारी तैयारी है। और तैयारी कैसे होगी? हमने इस पे थोड़ा काम किया, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। चित्रकूट में डिप्टी कमिश्नर के सहयोग से हमने डॉक्टरों को बुलाया और वहां के एक आश्रम ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है पैटर्न बनाकर, और वहां पे हमने गोबर लीप कर चटाइयां बनाई। और जिनका शुगर लेवल 300 से ऊपर था, ब्लड प्रेशर जिनका जो है 200 से ऊपर जा रहा था, पाँव रखकर उस पर बिठा दिया। 1.5 घंटे के बाद देखा डॉक्टरों ने हस्ताक्षर किए हैं रजिस्टर के ऊपर, शुगर लेवल नीचे आ गया, बीपी नीचे आ गया, केवल 1.5 घंटे। हमारा ये दावा है। और वो उन्होंने लगभग 1000 चटाइयां गोबर की बेच दी उस आश्रम ने। आपने सुना होगा कानपुर का एक सरकार नाम से थे, उन्होंने शरीर अभी छोड़ा है 1-1.5 महीना पहले। करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च करके वहां पे गऊओं को पानी दिया था। वो सरकार नहीं रहे, ये उनका आश्रम है। उन्होंने 1000 चटाइयां ₹100 में बेच डाली कानपुर में। और रखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ अगर बीपी ठीक होता है गोबर से तो गाय को वो भी बचाएगा जो गाय को काट कर खाता है। गोबर उसका 100 रुपए 200 रुपए किलो जाएगा। हमको वो स्थिति पैदा करनी है। नोएडा के मेरे एक मित्र हैं, बड़े बिहार सरकार के अधिकारी हैं, वो कहते हैं गौ भक्षक को मैं गौ भक्त बनाना चाहता हूँ आर्थिक आधार पे। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आप सब लोग हम साथ मिलकर करें, हम गोबर गौमूत्र को इतना मूल्यवान बना देंगे कि गाय को काटना कोई अफोर्ड ही नहीं कर सके। जो छोटी सी गाय 200 ग्राम आधा लीटर दूध देती है, उसके गोबर से यदि मुझे 40,000 रुपए महीना मिलेगा तो मैं कैसे उस गाय को काट सकता हूं? हमको ये करना है और ये संभव है। मैं 1 ग्राम गोबर 700 रुपए में बेच रहा हूं। 1 ग्राम गोबर। धन्यवाद। शहरियों को मैं कम मूल्य पे नहीं देता, गांव वालों को मुफ्त में देता हूं। तो आपकी चिंता डॉक्टर साहब उचित है, मगर इसका समाधान संभव है। केवल लोगों को बताना कैसे मॉडल खड़े करना, कैसे हम लाखों पे एक गाय से पैदा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमृत रूपी ज्ञान गंगा का हमने स्वाद लिया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे लिए ये अभिलाषा है हम सबकी, आयोजक की नहीं वरन सभी प्रतिभागियों की, कि जो आपका ये ज्ञान है, जो आपका उद्देश्य और सपने हैं, वो साकार हों और हमारे जीवन में ही हों। वो ऐसी जिस जीवन शैली, जो संस्कृति, जिस बात जो आप प्रतिपादित कर रहे हैं, वो काश हम लोगों के जीवन में ही आए, हमारे जीवन के साथ साथ पूरे भारत में आए। और हमें उम्मीद है कि भारत जो विश्वगुरु, जो सपना अरविंदो ने जो देखा था कि भारत का जो विकास, भारत का जो उद्धार या भारत जो महाशक्ति बनेगा, वास्तविक सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर होगी। इस आधुनिक विकास से भारत महाशक्ति संभवतः ना बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार।